नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फिजिक्स टूल में स्वागत है। और अपने कल एक चैप्टर को पूरा कर लिया है। जैसे आपको विदित है, चैप्टर संख्या 5 था जो किताब में, उसको अपने कंप्लीट कर लिया है। और वो चैप्टर बच्चों 4 नंबर का चैप्टर था। कितने नंबर का था? 4 नंबर का। और उसमें अम्ल और क्षार के बारे में था। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार समझ में आ रहे होंगे और आप लगातार उनको देखते भी आ रहे होंगे। और जो नए बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के 10वीं क्लास के जो वीडियो हैं उसमें शुरुआत से वीडियो देखें और वीडियो शुरुआत से लेकर के अंत तक देखें, पूरे वीडियो देखें। और मैं जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनसे ये अपील करता हूं कि हमारे चैनल को इसी प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि हमारा जो काम करने का उत्साह है वो लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तो और आज जिस चैप्टर का आपने अध्ययन करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बच्चों कार्बन व उसके यौगिक, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कार्बन व उसके यौगिक। और ये चैप्टर 4 अंक का है। ये चैप्टर कितने अंक का है? 4 अंक का। और पीछे वाला भी 4 ही अंक का था। तो इसमें बच्चों सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका आपने अध्ययन करेंगे वो है IUPAC। वो क्या है? IUPAC। इस चैप्टर के बारे में भी अपने थोड़ा सा और विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके जो नाम से संबंधित है उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले इसमें विशेष जो अध्ययन किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या चीज़ है? IUPAC। इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों, आई का होता है इंटरनेशनल, यूनियन, यू का होता है यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये है IUPAC पद्धति, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई का होता है इंटरनेशनल, यू का होता है यूनियन, फिर ऑफ पी का होता है प्योर, पी ये जो यहाँ आप देख रहे हो इसका, इस पी का होता है प्योर, ए का अप्लाइड, सी का होता है केमिस्ट्री। ये एक रसायन विज्ञान की विशेष पद्धति है नामकरण की। किसकी? नामकरण की। मतलब जो अपने ऐसे कोई यौगिक हो या तत्व हो जो और किसी भाषा में उसका नामकरण लिखना असंभव हो, उसको IUPAC में आसानी से बताया जा सकता है। तो ये नामकरण की एक अच्छी और उत्तम पद्धति है। इस चैप्टर में अपने जिस चीज़ का IUPAC तो इसको पढ़नी पढ़नी है अपने को, और इसके अलावा जो ये जो चैप्टर है वो विशेष रूप से रहेगा, इसमें चलेगा जिस पर, वो चीज़ है बच्चों कार्बन। वो चीज़ क्या है? कार्बन। कार्बन पर ये चैप्टर विशेष रूप से चलेगा। तो कार्बन देखो क्या चीज़ है, इसके बारे में अपने को जानना चाहिए कि कार्बन क्या चीज़ है। कार्बन जो है उसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सबसे पहले तो ये देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। यहाँ एक बार मैं शॉर्टली जिक्र कर देता हूँ। कितना होता है बताओ? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है। और इसका प्रतीक होता है बच्चों C। प्रतीक क्या होता है इसका? C होता है। प्रतीक होता है कार्बन का C से दर्शाया जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, और 6 नंबर पर आता है कार्बन। ठीक है ना। एक बार तो इतना ही आप जान लो, फिर आगे जैसे इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो वहाँ इसको विस्तृत रूप से जानेंगे। तो कार्बन के ऊपर अपने ये चैप्टर चलेगा, कार्बन और उसके यौगिक। पाठ का नाम ही जैसे आप देख पा रहे हो, कार्बन व उसके यौगिक ये है। ठीक है ना। IUPAC का अध्ययन करेंगे,
विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। इसमें आईयूपीएससी का कुछ एक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे और कार्बन के इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमेगा। तो यहाँ तो आपको ये दो चीज जाननी आवश्यक है कि किस चीज पर ये चैप्टर चलने वाला है। कार्बन का परमाणु क्रमांक बच्चों 6 होता है और इसका प्रतीक होता है C। रसायन विज्ञान में प्रतीक क्या होता है इसका? C। अब देखो आगे, सबसे पहले इसमें एक सिद्धांत आता है जिसे कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। एक सिद्धांत है इसमें जिसे क्या कहते हैं? जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत में क्या है कि सन 1815 में ये सिद्धांत जो है वो 1815 में दिया गया था बच्चों। कब दिया गया था? 1815 में। और दिया किसने था? ब्रिजिलियस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। किसने दिया था? ब्रिजिलियस। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। 1815 में दिया गया था और ब्रिजिलियस ने दिया था। ये सिद्धांत क्या बताता है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किन से संभव है? यानी इसके अनुसार ये सिद्धांत क्या कहता है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किससे संभव है? केवल जीवधारी स्रोतों से संभव है। निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से संभव है। स्रोतों से क्या है? संभव है। ब्रिजिलियस ने ये कहा था सन 1815 में। कब कहा था? 1815 में इन्होंने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से संभव है। ठीक है ना? तथा इनका कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में निर्माण संभव नहीं है। इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। यानी कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में निर्माण संभव नहीं है, जबकि कृत्रिम विधि से नहीं, मैं शॉर्टली लिख रहा हूं, जबकि कृत्रिम विधि से नहीं। ये था जैव शक्ति सिद्धांत। ये क्या था? जैव शक्ति सिद्धांत। यानी जहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले जिक्र आता है जैव शक्ति सिद्धांत का। अब मैंने आपको बताया इसमें कि इसमें अपने चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन और उसके जो यौगिक हैं उससे कनेक्टेड उनका अध्ययन करेंगे। 4 नंबर का चैप्टर है। मेनली जो चैप्टर है वो आईयूपीएससी पर चलेगा और कार्बन के चारों ओर पार्ट घूमेगा। किसके ओर? चारों तरफ घूमेगा कार्बन के। फिर मैंने शॉर्टली आपको बताया इसका परमाणु क्रमांक बच्चों 6 होता है कार्बन का और इसका प्रतीक होता है C। प्रतीक क्या होता है इसका? C। यहाँ आईयूपीएससी की फुल फॉर्म बताई मैंने आपको, ये भी आपको याद रखनी होगी। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको। और ये 4 नंबर का आपका चैप्टर है। और सीरीज में यदि बुक के हिसाब से बात करें तो 8वें नंबर पर ये चैप्टर आता है। चैप्टर संख्या 8 है। ठीक है ना? अब देखो, ये जैव शक्ति सिद्धांत हो गया। ठीक है? अब देखो, जैव शक्ति सिद्धांत देने के बाद में ब्रिजिलियस ने ये सिद्धांत दिया। अब ब्रिजिलियस ने तो ये सिद्धांत दे दिया, लेकिन जैसे ये सिद्धांत दिया उसके बाद में एक नई चीज सामने आई ये सिद्धांत देने के बाद में, कि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिस प्रकार कोई वैज्ञानिक नया सिद्धांत देते हैं उनकी सोच को और उनके सिद्धांतों को लेकर दूसरे लोगों की सोच चलने लग जाती है कि इसने ये कहा है तो अपने इस बात का खंडन कैसे करें। ये चीज़ आजकल भी पाई जाती है और उस टाइम भी पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो ये सिद्धांत तो ब्रिजिलियस ने दे दिया था, लेकिन एक दूसरे वैज्ञानिक थे बच्चों, होलर। वैज्ञानिक का नाम क्या था? होलर। उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया। उन्होंने इस सिद्धांत का क्या किया? खंडन किया।
होलर ने इस सिद्धांत का क्या कर दिया, खंडन कर दिया, यानी इस सिद्धांत को गलत साबित करने पर उतारू हो गए। उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार से नहीं होता है। तो उन्होंने क्या कहा, सन 1828 में, सन 1828 में 1828 में 15 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया। और 1828 में जो वैज्ञानिक महोदय थे होलर, इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को आप, इस नाम को आप ऐसे भी लिख सकते हो सही ढंग से यदि लिखना चाहो। होलर, ठीक है ना। होलर ने क्या कहा कि अकार्बनिक पदार्थों जैसे अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को गर्म करके प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक यूरिया बनाई। होलर ने क्या किया, सन 1828 में होलर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि अकार्बनिक पदार्थों जैसे, इन्होंने क्या कहा, होलर ने अकार्बनिक पदार्थ, वैसे ये बहुत बड़ी खोज थी होलर की एक प्रकार से। यूरिया आज बहुत ज़्यादा काम आती है खाद के रूप में अपने खेतों में, और भी बहुत सारी दवाओं के केमिकल के रूप में काम आती है। होलर ने अकार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थों कौन कौन से, जैसे अमोनियम सल्फेट, सल्फेट व पोटेशियम साइनाइड, व पोटेशियम साइनाइड, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड यानी KCNO को मिलाकर के इन्होंने, पोटेशियम साइनाइड का सूत्र है ये, मिलाकर के इन्होंने क्या बनाया, गर्म करके प्रयोगशाला में गर्म करके, ये गर्म करने का चिन्ह है, और एक यौगिक बनाया। क्या बनाया, एक यौगिक बनाया जो कि प्रथम कार्बनिक यौगिक था। प्रथम कार्बनिक यौगिक, ध्यान में रखने वाली बात है, प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया। प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया और उसका नाम क्या था, यूरिया। नाम क्या था, यूरिया। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, ये पोटेशियम साइनेट का सूत्र है। KCNO किसका सूत्र है, पोटेशियम साइनेट को मिलाकर के, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर के प्रयोगशाला में जब गर्म किया, ये गर्म करने का चिन्ह है, गर्म किया तो इन्होंने प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया। बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। क्या बनाया बच्चों, यूरिया। तो इसकी रासायनिक समीकरण भी दी जाती है वैज्ञानिकों द्वारा कि यूरिया का निर्माण कैसे हुआ। तो मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे बना, कि NH4, किस प्रकार से यूरिया का निर्माण हुआ। देखो NH4 की होल ट्वाइस SO4 प्लस 2KCNO, और इसको गर्म किया गया बच्चों। क्या किया गया, गर्म किया गया, तो बना 2NH4CNO प्लस K2SO4 प्लस क्या बना, K2SO4। ये तो है अमोनियम सल्फेट। ये तो किसका सूत्र है, अमोनियम सल्फेट का, अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो गया, ठीक है। और ये है ऊपर वाला पोटेशियम साइनेट का, ऊपर लिखा है ना सूत्र, ये लिखा पड़ा, देखो ऊपर देखो, ये रहा। किसका सूत्र है, जो वहाँ मैंने नाम नहीं लिखा था, पोटेशियम साइनेट का। ये किसका सूत्र है, पोटेशियम साइनेट का। और अमोनियम साइनेट बना देता है यहाँ, क्या बना देता है, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का निर्माण कर देता है। बात आ गई समझ में। ये क्या बना देता है, अमोनियम
साइनेट बना देता है। ठीक है। अब यदि इसको अपने और सरल करें तो इस रूप में अपने को प्राप्त होता है NH4CNO यदि इसको गर्म किया जाता है बच्चों, क्या किया जाता है? गर्म। ये त्रिभुज जैसा जो आप चिन्ह देख रहे हो, त्रिभुज जैसा ब्रैकेट में, ये गर्म करने का निशान है। गर्म किया जाता है तो ये तीर का निशान आगे, गर्म किया जाता है तो ये क्या बना देता है? NH2CO और NH2 बना देता है। ये बच्चों यूरिया का सूत्र है। किसका सूत्र है? यूरिया, जो क्या है? प्रथम कार्बनिक यौगिक, जो क्या है? प्रथम कार्बनिक यौगिक। बात आ गई होगी समझ में? ये क्या है? प्रथम कार्बनिक यौगिक है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यूरिया का निर्माण होता है। इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? यूरिया का। ये एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण है यूरिया निर्माण की। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैव शक्ति का जो सिद्धांत था वो सबसे पहले 1815 में ब्रिजलिस द्वारा दिया गया। 1815 में ब्रिजलिस द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि इनके अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है, जबकि कृत्रिम विधि से ऐसा नहीं हो सकता। जबकि ये जो थे वोल्लर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जैव शक्ति के सिद्धांत का खंडन कर दिया। ये खंडन इसी सिद्धांत का है। खंडन कौन सी सिद्धांत का है? इसी का है, जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया 1828 में। वोल्लर ने कहा कि अकार्बनिक पदार्थों यानी कि इसका खंडन कैसे? इन्होंने कृत्रिम विधि से बताया था, इन्होंने अकार्बनिक से। और दो पदार्थ लिए, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को जब प्रयोगशाला में गर्म किया जाता है तो प्रथम कार्बनिक यौगिक बनता है, जिसका नाम था बच्चों यूरिया। जिसका नाम क्या था? यूरिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बात कही। तो फिर इन्होंने ये जो समीकरण दिया तो ये यहाँ से अपने यूरिया निकल करके आया। क्या निकल के आया बच्चों? यूरिया का निर्माण हुआ। यूरिया सामने आया कि किस प्रकार से यूरिया बनाई जाती है, जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। इसमें देखो, ये यूरिया हो गया जो प्रथम कार्बनिक। तो यहाँ पर ये यूरिया का निर्माण हुआ। अब देखो कि इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको समीकरण को कि किस प्रकार से ये बना है। अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनाइड के साथ प्रयोगशाला में गर्म करने पर प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया देता है। बच्चों इसमें आपको ध्यान में रखना है ये कि छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें विशेष तौर से छोटे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। छोटे प्रश्न आते हैं, 10-11 क्वेश्चन छोटे पूछे जाते हैं, 11 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक नंबर के जो होते हैं, तो वो इसी प्रकार कहीं से भी कोई प्रश्न निकाल लिया जाता है। तो उन चीज़ों को आपको साथ साथ में ध्यान देना है। तो यूरिया जैसे प्रथम कार्बनिक यौगिक था, एक जैसे ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक था। इस सिद्धांत का खंडन वोल्लर ने किया था, 1828 में किया था। जैव शक्ति सिद्धांत 1815 में दिया गया था, ब्रिजलिस द्वारा दिया गया था। तो ये ऐसे जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इस रासायनिक समीकरण को मैं बच्चों आपको समझा देता हूँ कैसे क्या है इसमें। कि इसमें अमोनियम सल्फेट यानी यहाँ लिखा है NH4 की होल ट्वाइस SO4, NH4 की होल ट्वाइस SO4 और 2KCNO NH4 की होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट का सूत्र है बच्चों। किसका सूत्र है? अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम सल्फेट यहाँ लिखा पड़ा है। और ये KCNO यानी पोटेशियम साइनेट के साथ अभिक्रिया करके गर्म करने पर अमोनियम साइनेट देता है। क्या देता है? अमोनियम साइनेट। अब देखो इसको समझो कैसे। यहाँ NH4 की होल ट्वाइस है, यहाँ SO4 है। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये जो है NH4 ये यहाँ होल ट्वाइस है, अर्थात N के कितने अणु? 2। H4 की होल ट्वाइस यानी 4 2 8, H हो गए 8, H कितने हो गए? 8। ठीक है ना। SO4 फिर यहाँ देखो 2KCNO यानी
ये 2 इस पूरे के साथ लगा है, अर्थात K भी 2 है, C भी 2 है, N भी 2 है और O भी 2 है। KCNO वैसे पूरा सूत्र है, लेकिन अलग अलग बात की जाए तो सारे 2-2 हैं। अब देखो बच्चों, इसको आगे समझना आप कि यहाँ NH4 लिख दिया। क्या लिख दिया? NH4। तो N कितने थे? यहाँ देखो N कितने थे? 2। N कितने थे? 2। तो यहाँ ये 2 थे, तो ये 2 के 2 आ गए। H4 की होल ट्वाइस, यानी H कितने हैं? 4। 4 की होल ट्वाइस यानी 8 H हैं टोटल। तो यहाँ पर देखो 4 दुआ 8, H कितने आ गए? 4 दुआ 8। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ये गुणा हो जाते हैं। ये पैर वाला और ये इसके साथ गुणा होता है, तो ये संख्या यहाँ तक काम करेगी, ठीक है ना। ये कितने हो गए? 8 हो गए। H कितने हो गए? 8। अब आगे देखो CNO, तो ये 4 है, ये तो सिर्फ इस H के साथ ही काम करेगा, लेकिन ये 2 है, ये यहाँ तक काम करेगा। 2 कहाँ तक काम करेगा? यहाँ तक। अब देखो 2 लगाए यहाँ, जब तक प्लस नहीं आ जाए तब तक ये काम करेगा। C कितने हो गए? 2, क्योंकि 2 लगाए। तो यहाँ देखो C कितने हैं? 2, ये कंप्लीट हो गए। फिर N के दोबारा 2, यानी ये N भी 2 हो गए। फिर O के 2, तो ये भी 2 हो गए। अब यहाँ से बचा क्या? 2K बचा सिर्फ, तो ये यहाँ पर आ गया। 2K बचा ना, यहाँ 2K बचा, यानी K के कितने हैं? 2, तो ये 2 अणु यहाँ आ गए। यहाँ क्या बचा? देखो इसमें से SO4 बचा, तो ये 2K और SO4 यहाँ से ये जो है ना, ये अलग होकर के यहाँ ये साथ मिल जाते हैं दोनों। यहाँ का ये SO4 और ये 2K, तो ये बना दिया इसने यहाँ K2SO4। यहाँ क्या बना दिया? K2SO4। ये यहाँ से मिल कर के यहाँ आ जाता है, उठ करके। बात आ रही है समझ में? यहाँ से मिल करके यहाँ आ जाता है, और ये चीज़ अलग अलग वो यहाँ मिल गई, ये बना दिया अमोनियम साइनेट। बात आ रही है ना समझ में? इसको थोड़ा सा ढंग से समझना, आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभिक्रिया में यही चीज़ समझने वाली है, इसको आप जितना गहराई से समझोगे उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अभिक्रिया संतुलित है पूरी तरीके से। फिर ये जो अमोनियम साइनेट बना है, जो मतलब इसमें आपको मैंने बताया था, आपको ध्यान में होगा कि क्रियाकारक या अभिकारक, क्रियाकारक या अभिकारक अभिक्रिया करके क्रियाफल या उत्पाद देते हैं। क्रियाकारक, ये दोनों क्रियाकारक हैं, दोनों क्या हैं? क्रियाकारक या अभिकारक भी कह सकते हैं। अभिकारक वो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक होते हैं, अभिकारक वो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक होते हैं। क्रियाकारक वो होते हैं जो क्रिया करने में काम आते हैं या जो अभिक्रिया में काम आते हैं, ठीक है। तो ये अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट अभिकारक या क्रियाकारक हैं, और ये क्रियाफल के रूप में अमोनियम साइनेट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अमोनियम साइनेट, जो आगे इस अभिक्रिया में दोबारा भाग ले रहा है, इस अभिक्रिया में दोबारा भाग ले रहा है। अमोनियम साइनेट का ही सूत्र है ये, अमोनियम साइनेट का ही सूत्र है। जो देखो NH4CNO है ना, ये NH4CNO ये रहा, NH4CNO यहाँ भाग ले रहा है। यहाँ 2 अणु थे इसके, यहाँ सिर्फ 1 भाग ले रहा है NH4CNO। तो ये जो उत्पाद बना है, क्रियाफल बना है, क्रियाफल और उत्पाद, वो यहाँ भाग ले रहा है। इसको दोबारा गर्म करेंगे तो यहाँ देखो ये बच्चों 2 भागों में टूट गया। फिर NH2 2 भागों में टूट गया, एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। तो यहाँ था NH4, तो यहाँ से देखो NH4CNO था, तो N कितने इसमें? एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 N है ना, और H कितने? 4 हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो NH2 2 N थे, तो 1 N तो ये आ गया यहाँ पर, 1 N ये आ गया, N कंप्लीट। H 4 हैं, तो 2 यहाँ पर आ गए और 2 यहाँ पर आ गए, H कंप्लीट। बचा क्या? C और O, बचा क्या? C और O, तो ये CO यहाँ पर आ गया बीच में। तो इसने मिलकर के क्या बना दिया? NH2CO NH2 मिलकर के क्या बना दिया? NH2CO NH2, इसका निर्माण कर दिया। और ये बनने वाला जो उत्पाद है ये हो गया बच्चों यूरिया। बनने वाला उत्पाद क्या हो गया? यूरिया। और ये यूरिया ही प्रथम कार्बनिक यौगिक है। यूरिया क्या है? प्रथम कार्बनिक यौगिक है। यूरिया जो बना है ये प्रथम कार्बनिक यौगिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यूरिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ है। यूरिया जो कैसे प्रयोगशाला में बनाई जाती है उसके बारे में इसमें अपने अभिक्रिया देखी और इसका जिक्र भी किया। यूरिया पर आगे जब आप रसायन विज्ञान में जाओगे तो यूरिया का एक पूरा का पूरा लेसन आपको मिलेगा, पूरा चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें यूरिया का अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग ढंग से अध्ययन किया जाता है। तो क्या क्या चीज़ वहाँ पर अपने को मिलती है वो चीज़ वहाँ पर अपने पढ़ेंगे। तो फिलहाल अपने यहाँ यही सीखा कि यूरिया क्या चीज़ है, कैसे निकल के आई, प्रथम कार्बनिक यौगिक है,
वोलर नेशन 1828 में अकार्बनिक पदार्थों को मिला करके इस नई चीज़ का निर्माण किया, नए पदार्थ का निर्माण किया। तो ये है बच्चों यूरिया। तो आज के वीडियो में अपने फ़िलहाल इतना ही पढ़ेंगे, और इसी के साथ मैं आपसे ये अपील करूँगा दोबारा कि वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, लाइक करना न भूलें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि हमारा जो काम करने का उत्साह है वो लगातार इसी प्रकार से बना रहे। हम आपके लिए मेहनत जो कर रहे हैं घर बैठे, उसका आपको परिणाम बस यही देना है कि आपको वीडियो लगातार देखने हैं, आपको वीडियो लगातार देखने हैं। यदि जैसे एक बार देख लिया, फिर उस चीज़ को जैसे आपको लग रहा है कि थोड़ा भूल रहे हैं, तो उस वीडियो को दोबारा देखो, फिर देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, देखते जाओ। क्यों, आप घर पर हो, कोई काम नहीं है। तो विज्ञान में ये चीज़ मायने रखती है, महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हिंदी में और संस्कृत या दूसरे कोई सब्जेक्ट है, उनको तो आप रट कर पढ़ कर याद कर सकते हो, बल्कि इसमें ऐसा नहीं है। क्योंकि उनमें तो जैसे कोई कहानी है और है तो याद कर लेते हो आप पढ़ करके, रट करके, लेकिन इसमें आपको रिपीट करना पड़ेगा बार बार, तभी ये चीज़ आपको क्लियर होगी और तभी आपके बच्चों पूरे में से पूरे नंबर आ पाएंगे। 108% लेके चलोगे तब आपके 100 नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो 100% आपको चाहिए, तो 108 आपको लेकर के चलना होगा, तब आपके 100 आएंगे। तो कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बार बार वीडियो देखो, और जो आपके दोस्त अभी तक इससे वंचित है उनको भी ये चीज़ शेयर करो और उनको देखने के लिए बोलो। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और आज ये नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें ये जैसे समीकरण आई है स्टार्ट होते ही, तो आप इस चीज़ को समझना, देखना, फिर आगे से अपने इसमें कार्बन पर चैप्टर चला जाएगा, उसका अपने अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इसी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।